आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और स्टोरी, एक छोटे लड़के की स्टोरी जो कि रिटन बाय अनीस जंग। स्टोरी का टॉपिक सेम है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, विच इज रिटन बाय अनीस जंग, एन इंडियन इंग्लिश राइटर। एंड द नेक्स्ट स्टोरी बिगिंस विद द सेंटेंस आई वांट टू ड्राइव ए कार। एक बच्चा है जिसकी विश है वो अपनी कार ड्राइव करना चाहता है खुद की। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, this is Mahesh Nagar and you are watching English from Home. Yesterday in the video we have discussed about Sahib and his family and his poverty and his condition. Today we will discuss about another boy. Author अनीस जंग हमें अब दिल्ली से लेकर फिरोज़ाबाद जाती है। ये कहानी फिरोज़ाबाद की है। मुकेश जहाँ पर उसको मिलता है और मुकेश से जब वो डिस्कस करती है, मुकेश से जब वो पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मुकेश जो है बड़ा ही खुश होकर और मोटिवेटेड होकर कहता है कि मैं एक मोटर कार का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ऐसी वो अपनी इच्छा जताता है। जब ऐसी इच्छा जताता है तो मुकेश जो है उसको मुकेश के बारे में लगता है ऑथर को कि एक छोटे बच्चे के अंदर एक ड्रीम है, एक सपना है और वो कुछ अलग करने की चाह रखता है। लेकिन ऑथर जब उससे पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कार्स के बारे में तुम क्या जानते हो, लड़का थोड़ा सा एम्ब्रेस हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि यस, मैं इस कार को चलाना सीख सकता हूँ। फॉलोइंग डे, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पर अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को मतलब राइट किया है, लिखा है। नेक्स्ट डे जब वो लड़के से वापस मिलती है, ठीक है, कहीं और पर मिलती है, कहीं किसी और जगह पर मिलती है, तो लड़का और इनका कांटेक्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब इनका रिलेशन जो है वो बिल्डअप होता है, एक तरह से एक फैमिलियर ये दोनों हो जाते हैं। जहाँ पर ऑथर डिस्क्राइब करती है कि फिरोज़ाबाद एक ऐसा शहर है इंडिया का जो कि अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ की चूड़ियाँ जो है औरतों की वो बहुत फेमस है। ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत है। ये एक सेंटर है इंडिया का, लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग। ग्लास को पिघलाकर उनके अलग अलग शेप देने की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ग्लास मेकिंग की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर बहुत यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, डिंगी लाइट, यानी कि वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है, सिर्फ जो भट्टियों की चकाचौंध वाली लाइट होती है सिर्फ वही होती है। जो फर्नेसेस है उनके कारण वहाँ की फैक्ट्रीज़ के जो टेम्परेचर है वो हाई है और यहाँ से निकलने वाली जो डस्ट है वो आइज़ के लिए बहुत खतरनाक होती है, वो अंधा भी कर देती है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस समय ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम पे लगभग 20,000 ऐसे बच्चे थे जिनको हम कह सकते हैं कि एज अ चाइल्ड लेबर वो काम वहाँ पर करते थे। अगर कोई लॉ एनफोर्स किया जाए तो डेफिनेटली उस समय 20,000 ऐसे बच्चे निकलते जो कि उस गर्म आग से अपने आप को फ्री कर सकते थे, अपनी एजुकेशन आगे ले सकते थे। जो किस तरह से डिप्रीव्ड है, जो किसी तरह से पुअरिटी स्ट्राइकन है, वो सारे बच्चे वहाँ से निकल सकते थे एज पर अनीस जंग। अनीस जंग ऐसा कहती है। अनीस जंग आगे कहती है कि एक दिन मुकेश जो है वो मुझे अपने घर ले जाता है एंड डेफिनेटली जब उसके घर जाती है तो काफ़ी डस्ट से फिल जो स्ट्रीट है और गार्बेजेस यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ऐसी कंडीशन में कॉलोनी है फिरोज़ाबाद की, वहाँ पर वो लेके जाती है। वहाँ पर मुकेश उसको लेके जाता है। वो बड़े ही एक्साइटेड होकर प्राउडली कहता है कि मेरा घर जो है वो रिबिल्ट हो रहा है, यानी कि उसका रेनोवेशन का काम शुरू हो रहा है। जब ऑथर निकलती है तो गली के आसपास जो है कई सारे मकान हैं जो कि कच्चे मकान हैं। उनके जो दीवारें हैं वो काफ़ी दीवारें जो है वो भी वॉल्स है, यानी कि कई पुरानी हो चुकी है, कुछ कलरलेस है या कहीं पर प्लास्टर उखड़ा हुआ है। वहाँ के दरवाजे जो है, फर्नीचर है, वो सभी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आगे जब मुकेश अपने घर पर पहुंचता है तो वो एक गेट को, दरवाजे को जो है लकड़ी का, उसको धक्के मार के अंदर खोल देता है। जब ये एंटर होते हैं तो एक छोटी उम्र की महिला से इनकी मुलाकात होती है और छोटी सी जो लड़की रहती है, यंग गर्ल, एक्चुअली वो बहू होती है उस घर की। मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ रहती है, जिसके ऊपर 3 मेल का इंचार्ज था। कहने का मतलब है कि उस घर में 3 मेल थे और 2 फीमेल थी। एक तो मुकेश की दादी, जिनके दादाजी यानी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। दूसरी जो महिला थी वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। यहाँ 3 मेल थे। हालांकि जो उसके फादर थे मुकेश के, एक तो वो थे, इसके बाद मुकेश के का बड़ा भाई और मुकेश खुद, ये तीनों लोग थे। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल बात यहाँ पर करी है ऑथर ने
कि लड़की जो है वो फ्रैगल थी, यानी कि दुबली पतली सी थी। चेहरे पे वो स्माइल लेकर आई हमें देखकर। जैसे ही हम अंदर गए, घर के हाल कुछ ऐसे थे कि एक तरफ कोने में जो है सूखी घास का ढेर पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ एक फायरवुड स्टोव था, यानी कि लकड़ी का चूल्हा था। उस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक की कुछ सब्जी जो है वो उबल रही थी। नीचे कुछ और कटी हुई वेजिटेबल जो है, चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। जो महिला थी, जो यंग लेडी थी, वो एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रही थी रात के खाने के लिए, सुपर को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने के लिए तैयारियां कर रही थी। उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उसकी आंखों में धुआं घुसा हुआ था, यानी कि धुएं की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। ये कोई दर्द वाला धुआं, मतलब दर्द वाले आंसू नहीं थे, ये जस्ट धुएं वाले आंसू थे, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे से बहुत सारा धुआं निकलता है। यहाँ पर मुकेश की दादी जो है वो कहती है कि हमें, या हमारी लाइफ में एक ऐसा समय भी था जब हमें एक सेर भर खाना भी नसीब नहीं होता था। कहने का मतलब है कि कभी भी हमने फुल होकर, यानी कि फुल्ली सेटिस्फाई होकर किसी एक वक्त का खाना नहीं खाया है। और जो भी कुछ हो रहा है ये मुकेश का फेट है, ये उसकी किस्मत है। भला ईश्वर ने, या जो गॉड है, उन्होंने जो भी हमारे लिए कर्म जो है, वो जो कर्म है वो डिसाइड कर दिया है, तो उसको कौन तोड़ सकता है, यानी कि इस सिलसिले को, इस कंटिन्यूटी को कौन तोड़ सकता है। मुकेश के दादाजी ने भी ऐसे ही किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ही उनको अंधे होकर मरते हुए देखा है। उसके फादर ने भी यही किया है और मुकेश को भी यही करना पड़ेगा। उसका बड़ा भाई भी यही करता है। मुकेश के फादर जो है वो कहते हैं कि मैंने इतनी कड़ी मेहनत करी, हार्ड लेबर करी, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ अचीव नहीं किया। जो अचीव किया है वो ये है कि मैंने अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग का काम सिखा दिया, यानी कि चूड़ी बनाने का काम मैं इनको सिखा सकता था, वो मैंने बहुत बेटर तरीके से इनको सिखाया है। ना मैं इनके लिए घर बना पाया, ना ही मैं इनको एजुकेशन दे पाया, लेकिन मैंने इनको ये चीज़ सिखा दी है कि हमारा ट्रेडिशनल वर्क क्या है, वो ट्रेडिशनल वर्क मैंने इनको करना सिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मुकेश जो है उसी की तरह और भी फैमिलीज़ है। हर दूसरे घर में बेंगल का काम होता है, हर दूसरे यार्ड में बेंगल्स के ढेर पड़े हुए हैं। वहाँ पर एक छोटी सी लड़की भी रहती है। छोटी लड़की इस तरह से काम कर रही है जैसे कि उसके हाथ बड़े मैकेनिकली ट्रेंड हो, यानी कि बिना, ऐसा रहता है ना, कोई बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है। उसके बगल में ही एक औरत और बैठी हुई है। वो महिला कहती है कि कई सारे साल बीत गए हैं और अभी हमारे लाइफ में जो चल रहा है यही चलता रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। वो लड़की के बारे में बताती है अनीस जंग की। जो लड़की है छोटी सी, शायद वो इम्पोर्टेंस जानती नहीं है इन चूड़ियों का, खास करके इंडियन ट्रेडिशन में, क्योंकि भारतीय महिलाओं के लिए ये सुहाग की निशानी होती है। एक दिन उसको भी यहाँ पर अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनना पड़ेगी। एक दिन वो भी बहू बनेगी, किसी के यहाँ की बहू बनेगी, और उसको भी अपनी एक फैमिली की जिम्मेदारियाँ निभाना पड़ेगी। ये सुहाग की निशानी होती है चूड़ियाँ। अलग अलग कलर की रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो है वो फिरोज़ाबाद की गलियों में, वहाँ के ठेलों पर जो मेल है वो उनको सेल करने जाते हैं या लोड करने जाते हैं, कहीं भी भेजना होती है वहाँ पर। और हर घर में जो है वो चूड़ियों का जैसे बाज़ार लगा हुआ है, इतनी सारी चूड़ियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो चाइल्ड के लिए ख़तरनाक है, बड़ों के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि जो फर्नेसेस होती है उनसे निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाली जो लाइट होती है वो आँखों को डैमेज करती है। यहाँ पर अनीस जंग जो है वो कुछ यंगस्टर्स से मिलती है और उनसे पूछती है कि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए, आप कब तक जो है वो ऐसा करेंगे। तो वो लोग जो है यंगस्टर्स वो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं कि यस ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस जो है वो हमें खदेड़ते हुए ले जाएगी और जेल में डाल देगी कि हमने कुछ इलीगल काम किया। यानी कि उनको अलाउ नहीं था कि वो खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए, अपने आप को कोऑपरेट कर पाए, अपनी इंडस्ट्रीज को खुद स्टेबल कर सके, ऐसा उनको अलाउ नहीं था। इस काम को इलीगल बोला जाता था। यहाँ पर दो चीज़ों को मेंशन करती है। एक चीज़ तो ये मेंशन करती है यहाँ पर कि ये जो गरीब लोग हैं ये पुअरिटी स्ट्राइकन है, यानी कि गरीबी के बहुत ज़्यादा मारे हुए हैं, इससे बाहर ये कुछ सोच नहीं सकते। दूसरे जो लोग हैं वो दूसरे क्या है, साहूकार हैं, पुलिसमैन है, मिडल मैन है, पॉलिटिशियंस है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, यानी कि कुछ धनी लोग हैं या अमीर लोग हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर चल रही है और ये सिर्फ एज ए लेबर ही इनको काम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ये खुद कुछ करना चाहे तो ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अनीस जंग बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है
और वो जैसे ही बड़ा होता है उसके ऊपर काम का ऐसा बोझ लाद दिया जाता है कि वो अपने दिमाग में कुछ सोच ही नहीं पाता है अपने लिए, और वो कंटिन्यू अपने फोर फादर के द्वारा या अपने फादर के द्वारा जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस दिया गया है उसको कंटिन्यू करने लगता है। उसके क्या सपने हैं ये उसे नहीं पता है। एक्चुअली दे वर अनेबल टू सी देयर ड्रीम्स। उनमें ये काबिलियत ही नहीं बच जाती है कि वो अपने सपने देखे और उनको पूरा करने की कोशिश करे। सेम यहाँ की कंडीशन, फिरोज़ाबाद के इन मजदूरों की कंडीशन भी वैसे ही थी, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा जब छोटा रहता है 10 साल 12 साल 15 साल का, तभी उसको काम में डाल दिया जाता है एज अ लेबर, और वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ दिखता है क्या कि मुझे चूड़ियाँ बनाना है, मुझे बेचना है और सारी चीज़ें करना है। यहाँ पर अनीस जंग एक और बुजुर्ग से मिलती है, वो कहती है कि हम बूढ़े तो थक ही चुके हैं लेकिन ये यंगस्टर भी थक चुके हैं। ठीक है, इनको कुछ भी करने का साहस अपने अंदर नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, इनको लीड करे, इनको आगे लेके जाए, इनको सजेस्ट करे, इनके लिए लड़े, इनके लिए आंदोलन करे, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच है नहीं। क्योंकि सारे लोग जो है वो गरीब है और सबको 2 वक्त की रोटी कमाने की फुर्सत नहीं है। अगर दो वक्त की रोटी कमाने के बाद कुछ फुर्सत मिले तो हम कुछ एक्स्ट्रा सोचें ना, तो ऐसा इनकी दुर्दशा रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मिजरेबल कंडीशंस में ये लोग जी रहे थे। यहाँ पर अनीस जंग जो है उसको ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि मुकेश जो है वो कुछ अलग करना चाहता है। मुकेश एक ऑटो मैकेनिक बनना चाहता है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर कार मैकेनिक बनना चाहता है। और इसके लिए मुकेश कहता है कि मैं करूँगा, मैं कार चलाना सीखूँगा, मैं मैकेनिक बनूँगा। हालांकि प्रॉब्लम कुछ है, और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से जो गैराज है वो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैं अपने पैरों पर चल के जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं है, और व्हीकल अगर है भी तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डे टू डे वहाँ पर उसका फेयर पे करके और जा सके, फ्लाइट पे कर सके, ऐसा उसके पास पैसा भी नहीं था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं डेडिकेटेड हूँ और डिटरमाइंड हूँ कि मैं डेफिनेटली मोटर मैकेनिक बनूंगा, मोटर कार चलाना सीखूंगा। इस बात पर अनीस जंग उससे पूछ बैठती है कि क्या तुम्हारे मन में कभी ख्याल आता है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहोगे? इस बात पर मुकेश बड़ा इनोसेंटली जवाब देता है, थोड़ा सा अपने आप को एम्बेरस फील करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रही है। वो बोलता है नहीं, मैंने कभी एरोप्लेन उड़ाने के बारे में सोचा नहीं है। यहाँ पर एक आर्गुमेंट और देती है, एक फैक्ट यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं हमारे राइटर ऑथर। वो कहती है कि फिरोज़ाबाद की गलियों में, वहाँ की सड़कों पर कारें तो बहुत निकलती थी जिनको मुकेश देख देख कर इंस्पायर हुआ हो कार ड्राइवर बनने के लिए, लेकिन एरोप्लेन जो है वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम उड़ते हैं। तो शायद ये ड्रीम उसने नहीं पाला, ये ड्रीम उसने फोस्टर नहीं किया है। तो मैं भी कि मुकेश जैसे लड़के का जो ड्रीम है वो पूरा हो। आज की कंडीशन में भी अगर हम देखें इंडिया में तो पुअरिटी जो है वो फैली हुई है, और यहाँ पर वही जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, मिडिल मैन रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को इवन मजबूर कर देते हैं कि किस तरह से ये लोग अपने सपनों के बारे में ना सोच पाए, अपने बारे में ना सोच पाए, उनको इस तरह से बना दिया जाता है। ये लोग बनते नहीं हैं, इनको बना दिया जाता है एक्चुअली। होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी समरी आपको याद हो गई होगी। तो डेफिनेटली एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और शेयर भी बनता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।